जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा अध्याय 8 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आज हम चल रहे हैं इस चैप्टर में भारत के पक्ष को समझने। भारत पर्यावरण पर अपना पक्ष क्या रखता है। हमने अभी तक ये जान लिया है कि किस प्रकार से विश्व को, पर्यावरण को अगर बचाना है तो साझी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, पर अलग अलग जिम्मेदारियां। इससे हम वाकिफ हो चुके हैं। अब हम भारत के पक्ष को चल रहे हैं समझने। भारत का क्या दृष्टिकोण है पर्यावरण के संरक्षण पर, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत के पक्ष को जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत का क्या दृष्टिकोण है पर्यावरण के संबंध में। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल याद है ना सबको? ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में किस प्रकार की गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया है? याद है? ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ठीक है। तो भारत ने 2002 में उस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। जब दुनिया औद्योगिकीकरण हो रही थी, मतलब 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तो जब दुनिया में औद्योगिकीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो भारत, चीन और ऐसे विकासशील देश जो आज के समय पर विकासशील देश हैं, इनका उसमें कोई खास योगदान नहीं था। खास योगदान औद्योगिकीकरण के समय में आपके पूरे यूरोप का था, अमेरिका का था और रशिया का था और जापान का था। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण किया और इन्होंने ही वास्तविक तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल की जो पाबंदियां हैं या प्रतिबंध हैं, वो सारे के सारे किन पर अप्लाई होते हैं? विकसित देशों पर अप्लाई होते हैं, ना कि विकासशील देशों पर हाँ, विकासशील देशों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जल्दी से जल्दी इनकी क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को माने और पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद करे। ये इनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है। किनसे? विकासशील देशों से। भारत क्या है? विकासशील देश है। ठीक है। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। बहरहाल, क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्द ही ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएगा। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। ग्रुप 8 पता है ना? G8। ठीक है। ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नामात्र की है। तो भारत ने G8 की बैठक में, जो ग्रुप 8 की बैठक हुई, उसमें भारत ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। क्या कहा? कि अभी भी हम विकासशील जो देश हैं, वो विकसित देशों के मुकाबले बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं। आज भी अगर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? विकसित देश, ना कि विकासशील देश। तो आज भी अगर आप प्रतिबंध ही लगाना चाहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर, तो सबसे पहले विकसित देशों पर लगाएं, क्योंकि वो आज भी हमसे कहीं ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और पृथ्वी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उनके पैमाने में कुछ भी नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? विकासशील देश। समझ में आई बात? हमारा उत्सर्जन आज भी आपके बराबर नहीं है। हम अपने प्रति व्यक्ति पर उतना खर्च नहीं कर रहे जितना कि आप कर रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है हम लोगों के साथ। किनके साथ? विकासशील देशों के साथ। ठीक है। साझी परंतु
अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। तो भारत ये स्पष्ट तौर पर मानता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, ना कि विकासशील देशों की। किस सिद्धांत के अंतर्गत? साझी जिम्मेदारी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के अंतर्गत भारत ये स्पष्ट तौर पर मानता है कि विकसित देशों को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही औद्योगिकीकरण के समय में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया और इस विश्व के पर्यावरण को बर्बाद किया, और आज भी यही कर रहे हैं। इसीलिए भारत ये स्पष्ट तौर पर कहता है विकसित देशों से कि आप पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर उसके बाद हम पर उंगली उठाएं। हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है और आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने पैदा होने से पहले ही अपने आप को मार दें। ये कहां का तुक है भाई? ये कौन सा तुक लगा रहे हो आप हमारे साथ? भारत स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है। किससे? विकसित देशों से। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचारों के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसेस के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता, अंडरलाइन कर लो, विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करें। देखो, भारत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी पहले विकसित देश अपने ऊपर ले, फिर उसके बाद हम पर ये प्रतिबंध थोपे। हमने अभी दुनिया को बर्बाद नहीं किया है। अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है आर्थिक और सामाजिक विकास। हमारी जनता नंगी धड़ंगी है, अगर वो आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं होंगे तो फिर हम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे भैया। हम तो दोनों तरह से खत्म हो जाएंगे ना। पृथ्वी तो तुमने बर्बाद करी, हमारी जनता भूख से मर जाएगी, तो मतलब क्या रह जाएगा हमारे लिए? हमारी पहली प्राथमिकता हमारे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास है। फिर हम पृथ्वी को बचाने के लिए आपका पूरा का पूरा सहयोग करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका या विकसित देश ये कदापि नहीं चाहते कि सिर्फ उन पर ही प्रतिबंध लगे। वो चाहते हैं कि हम सब पर प्रतिबंध लगे, हम सब पर भी वो शर्तें थोपी जाएं जो उन पर थोपी जा रही हैं। पर भारत ऐसा नहीं करने देना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के विकास पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भारत कदापि ये नहीं चाहता कि उसके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी आ गई इतनी सी बात? चलो आगे सुनो। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यताएं आयात करना अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह मात्रा बढ़कर 1.3 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। बहुत ही कम है। भारत आज भी कार्बन उत्सर्जन बहुत कम कर रहा है। प्रति व्यक्ति के दर पर देखें कि एक व्यक्ति भारत में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, तो बहुत ही कम कर रहा
है। आज भी हमसे कहीं ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन कर रहे हैं? ये विकसित देश, जो अपने आप को पर्यावरण के संरक्षक के तौर पर दिखा रहे हैं, ये साले सबसे ज्यादा इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पूंजीवादी लोग अपने लाभ के लिए इस पृथ्वी की बैंड बजा रहे हैं और आरोप हम पर लगाते हैं कि हम सही से काम नहीं कर रहे। ये बहुत ही हरामी है, बहुत ही ज्यादा। इनकी नियत में सदैव खोट होती है। मैं पूंजीवादी जब कह रहा हूं तो बात समझना, मैं किस पर प्रहार कर रहा हूं, मैं किस देश पर इस शब्द के माध्यम से प्रहार करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। आज भी पता है आपको, एक डाटा आया, कल ही परसों आया, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज आज भी यूएसए करता है, सबसे ज्यादा। और वो बात करता है कि पृथ्वी बचाएगा। वो साला सबसे ज्यादा पेट्रोल वो बेचता है, पैसे वो कमा रहा है पेट्रोल बेचकर, और वो बात कर रहा है कि पृथ्वी बचाएगा। वो आज भी सबसे ज्यादा पेट्रोल कंजप्शन वो कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजप्शन वो सबसे ज्यादा कर रहा है, पेट्रोल बनाकर बेच भी वो सबसे ज्यादा रहा है, और वो बात कर रहा है कि हम पृथ्वी बचाएंगे। खुद की नीयत तो देखता नहीं है और दूसरों पे आरोप लगाने चल देता है। हमसे ये उम्मीद कर रहा है अभी हम अपने विकास की तीसरी सीढ़ी पर ही चढ़े और हम अपनी सीढ़ी को उल्टा चलना स्टार्ट कर दें। ना वो मदद करने को तैयार होता, वो किसी को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। वो अपनी टेक्नोलॉजी 20-30 साल बाद शेयर करता है किसी के साथ। समझ में आई बात? अमेरिका में 10 साल इंटरनेट यूज हो गया, उसके बाद उसने पूरी दुनिया को इंटरनेट के जाल से जोड़ा है। पता है आप लोगों को? अमेरिका बहुत चतुर है, बहुत ही ज्यादा चतुर। दुनिया का सबसे चतुर देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। समझ में आई बात? और आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ उसके हाथ की कठपुतली है। समझ में आई बात? 8th क्लास में कठपुतली वाली कहानी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो वही वाली है स्थिति। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, विश्व राजनीति में अमेरिका के सामने भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। मतलब भारत फिर भी प्रयास कर रहा है पर्यावरण को बचाने में, जो भी योगदान वो कर सकता है वो कर रहा है। भारत ये कदापि मना नहीं करता कि मैं किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। मैं अगर कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटी है, तो मैं जरूर करूंगा। आज भारत ने अपनी पूरी रेलवे लाइन को 90% अपनी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है। इलेक्ट्रिफाइड, हम डीजल इंजन अब बहुत ही कम यूज करते हैं, कोल इंजन तो यूज ही नहीं करते। तो कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप देखिए, हम कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम सोलर पावर इंस्टॉल कर रहे हैं, हम सोलर पावर पार्क बना रहे हैं बड़े बड़े, हम पवन चक्कियां लगा रहे हैं, हम हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रहे हैं, हम हाइड्रो आपके बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, हाइड्रो डैम्स बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, जिससे कि उससे बिजली का कंजप्शन कम से, थर्मल पावर प्लांट को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट पता है ना क्या होता है? जिसमें कोयला जलाकर बिजली पैदा की जाती है, उसे थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें भाप पैदा करके टरबाइन को नचाया जाता है, वो होते हैं आपके थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट वो होते हैं जहां पानी के रफ्तार से टरबाइन को नचाया जाता है और फिर बिजली उत्पन्न की जाती है। जैसे कि भाखड़ा नागल डैम के ऊपर जो बना है, ये सारे के सारे हाइड्रो पावर प्लांट है। तो भारत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रहे हैं, जिससे कि भारत की बिजली की जरूरतों को प्राकृतिक तौर पर पूरा किया जा सके। तो भारत तो प्रयास कर रहा है पृथ्वी को बचाने का, लेकिन जो अपने आप को बड़ी कतार आगे खड़ा करते हैं पृथ्वी को बचाने की बात करने में, वो कितना कर रहे हैं, वो कितनी बात कर रहे हैं, वो अपने गिरिबान में झांके वो वास्तविक तौर पर पृथ्वी को बचाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद भी तो देखें अपने गिरिबान में। दूसरों पर बात करने से पहले अपने गिरिबान को देख लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को आप समझते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो समस्याएं बहुत आएंगी। तो भारत का पक्ष बहुत स्पष्ट है
कि हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी आप लोग उठाइए, क्योंकि आपने पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किसने? विकसित देशों ने, इन पूंजीवादी देशों ने। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। अब हमारे देश में आप देखिए, दिल्ली में कोई भी पेट्रोल वाला ऑटो चलता है, सारे सीएनजी है, और ज्यादा से ज्यादा सीएनजी गाड़ियां ही की जा रही हैं दिल्ली में। आप आसपास देखिए, दिल्ली में आप देखिए प्रतिबंध लगे हैं ना, 15 साल से पुरानी गाड़ी भी दिल्ली में नहीं चल सकती। दिल्ली में किसी भी प्रकार का कोयले से खाना नहीं बनाया जा सकता। कितने प्रतिबंध लगाए हैं दिल्ली ने? अपने ऊपर लगाए हैं ना। क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम पर्यावरण को महत्व देते हैं। पर्यावरण को महत्व नहीं देंगे यार तो जीवन कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात है पर्यावरण ही तो वास्तविक जीवन है। और अगर आपने पर्यावरण को नहीं बचाया तो आपका जीवन कैसे बचेगा? आप खुद सोचो। पर्यावरण आपके जीवन का आधार स्तंभ है। क्या बोल रहा हूं मैं? आधार स्तंभ। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो आप भी अपने जीवन की कल्पना भूल जाइए, और दिल्ली में तो खासकर भूल जाइए। दिवाली के बाद आपकी सांसें घुट जाएंगी। अभी खांसी आने लगी, बोलते मानी। चलो कोई बात नहीं, खांस लो। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ये याद रखना कब हुआ है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 2001 में। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई है। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में रिन्यूएबल ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। अरे मैं आपको बता ही रहा हूं कि भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा परिवर्तित कर लिया है। भारत अपने आप को कोयले और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बड़ी तेजी से शिफ्ट कर रहा है। किधर? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ। न्यूक्लियर हो गया, हाइड्रो हो गया, आपकी जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें भूमि की गर्मी का प्रयोग करके टरबाइन्स को नचाया जाता है। वेव एनर्जीज, ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत इसकी भी कोशिश कर रहा है। सोलर पावर प्लांट्स पार्क बना रहा है भारत, और आपके विंड पावर प्लांट्स पार्क बना रहा है। तो भारत बहुत तेजी से अपने ऊर्जा पावर रिसोर्सेज को बदल रहा है। लेकिन विकसित देश कितना तेजी से इस पर काम कर रहे हैं? बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न ये बड़ा प्रश्न है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी वो उतनी तेजी से उस पर काम नहीं कर रहे। मैंने आपको डाटा जनसत्ता में ये छपा हुआ है, जनसत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें ये सीधी कटिंग है कि आज भी सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कंजप्शन, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा दूसरा वाला फोन होता तो मैं आपको अभी दिखाता कि सबसे ज्यादा अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज यूएसए कर रहा है। और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेच कौन रहा है? वो उसमें भी यूएसए सबसे पहले नंबर पर है, फिर चाइना है, फिर जाके सऊदी है। समझ में नहीं बात? तो आप ये देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाला खुद कितना कर रहा है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। तो हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। भारत बायोडीजल से संबंधित, अब हम बायोडीजल के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। बायोडीजल, हम बायोफ्यूल्स बना रहे हैं। आप नितिन गडकरी जी को सुनते होंगे तो आपने उनकी बाइट्स को सुना होगा कि हम इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बना रहे हैं, जिसमें गन्ने का रस और गन्ने के रस से चलने वाली गाड़ियां हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गन्ने के रस को इथेनॉल में कन्वर्ट करके, और भी चीजें हैं, उतना मुझे इसका साइंटिफिक तरीका नहीं पता, लेकिन हम इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम पृथ्वी को बचाने में कंट्रीब्यूशन दे सके। तो भारत तो पूरा एफर्ट कर रहा है इस पृथ्वी को बचाने के, और भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, भारत की सरकार इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो ये दुनिया कहां रहेगी। भारत तो इस पे सिंसियरली काम कर रहा है।
लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि विकसित देश कितना कर रहे हैं, विकसित देशों का क्या रवैया है। तो मैंने तो आपको डाटा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि विकसित देशों का रवैया क्या है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। मैंने तो आपको स्पष्ट तौर पर आपके सामने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर दिया। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं, बताओ, और कुछ कहने के लिए बाकी है? मजा आ रहा है सुनने में? भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया। पुनर्वीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रम में एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनर्वालोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेश में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मामलों पर एक समान राय बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजनी हो सके। शार्क तो कुछ नहीं कर सकता, शार्क तो समझ गए, पोटली में बंद करके गड्ढा खोद के गाड़ दो। शार्क की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। शार्क की वैल्यू क्यों नहीं है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ स्पष्ट तौर पर भारत ये कह रहा है कि अगर आप हम पर वही प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जो आप पर लग रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन के, रियो सम्मेलन के या क्योटो प्रोटोकॉल के, तो आप हमें स्पष्ट तौर पर वो आर्थिक संसाधन मुहैया कराइए और वो प्रौद्योगिकी मुहैया कराइए। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी मुहैया कराइए जो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। हम करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं प्रतिबंध अपने ऊपर अप्लाई करवाने में, लेकिन आप हमें आर्थिक मदद दीजिए और टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराइए, तब बात कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम पर प्रतिबंध भी नहीं लगने वाले हैं। हम पर प्रतिबंध लगाने की बात मत करो मित्र, क्योंकि गलती आपने करी है, हमने नहीं करी। इस पृथ्वी की बैंड आप लोगों ने बजाई है, हमने नहीं बजाई। हम तो चाहते हैं पृथ्वी को बचाना, लेकिन आप ही नहीं चाहते, आप योगदान ही हमारा नहीं करना चाहते हैं। तो आप भी तो एक कदम आगे बढ़ाइए ना, हर चीज हमसे मत एक्सपेक्ट कीजिए। तो ये है विकासशील देशों का दृष्टिकोण, किस पर? पर्यावरण पर। भारत का भी दृष्टिकोण वही है जो विकासशील देशों का है। अब आते हैं अगले विषय पर। अगला विषय क्या है? पर्यावरण आंदोलन, एक या अनेक। इस पर आते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए इस दुनिया में बहुत से आंदोलन चल रहे हैं, आज के समय पर बहुत से चल रहे हैं, लेकिन मुझे वो इफेक्टिवनेस नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए, जो होनी चाहिए। इसकी इफेक्टिवनेस, वो इफेक्टिवनेस मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, जो कि दुर्भाग्य है इस दुनिया का, इस देश का। लोगों का वो समर्थन नहीं मिल पा रहा जो होना चाहिए। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो एक जू में एक मिरर लगा हुआ होता है और उसमें उसके ऊपर लिखा होता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो ये स्टोरी, इंग्लिश की चैप्टर में है, 11th में या 12th में ऐसी है, या 10th में, मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे। लेकिन एक जू है, उसमें एक मिरर लगा हुआ है और उसके ऊपर मिरर पर लिखा हुआ है वर्ल्ड
हाँ, वर्ल्ड डेंजरस एनिमल। तो अब जब जाओगे आप तो मिरर में देखोगे तो कौन दिखेगा? आप खुद दिखेंगे। तो वास्तविक तौर पर हमसे ज्यादा डेंजरस इस पृथ्वी के लिए कोई और नहीं है। इस पृथ्वी को वास्तविक तौर पर बर्बाद कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? इंसान। इंसान किसके लिए? पैसे के लिए। इतना ज्यादा पैसे के लिए इंसान पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है कि कोई कहने की बात नहीं है। और ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अन्याय है। मेरी बात को समझो आप लोग, आपसे कह रहा हूं मैं। आप अगर नहीं समझेंगे ना तो इस दुनिया को कोई और नहीं बचा पाएगा। आप बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये आपके जीवन की साइंस है। और इस जीवन की साइंस को अगर आज आपने नहीं समझा तो आप आने वाले भविष्य को कुछ नहीं दे पाएंगे। मैं यमुना के घाट पे गया था कुछ दिन पहले, और जब मैंने यमुना की दशा देखी तो मेरा मन व्याकुल हो उठा कि हमारी सरकारों और हमारी जनता की आंखें कब खुलेंगी। किनके लिए हम काला धन कमा रहे हैं? फिर पिताजी इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। पिताजी को तो यही नहीं पता कि आने वाले बच्चे का भविष्य रहेगा या नहीं रहेगा। आपका बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा, तो पैसे का क्या अचार डालोगे? बताओ मुझे, पैसे का क्या अचार डालोगे? इस दुनिया की हवा ही नहीं अच्छी रहेगी, पानी ही अच्छा नहीं रहेगा। दिल्ली में दोनों संकट है, सांस का भी और प्यास का भी। दोनों संकटों से दिल्ली जूझ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को फर्क ही नहीं पड़ता। ले चकना, ले दारू, बैठ के पियो धड़ाधड़, मनाएंगे दिवाली, पटाखे फोड़ेंगे हम। कर लो भाई, कर लो। हमारे धर्म के समय पर ही ये याद आता है, हमारे धर्म। मत करो मेरा धर्म मेरा धर्म। धर्म भी तभी रहेगा ना जब ये पृथ्वी रहेगी। इस पृथ्वी से ही तो है ना धर्म, कि पृथ्वी खत्म हो जाए तो धर्म बच जाएगा। धर्म को मानने वाली ये जनता भी तो रहनी चाहिए। भगत के वश में है भगवान। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, असल धर्म में तो पृथ्वी की उपासना लिखी हुई है। अगर आप भारत का सच्चा धर्म पढ़ेंगे, सनातन का वास्तविक आधार समझेंगे, तो वो प्रकृति पूजा है ना। लेकिन प्रकृति पूजा कौन कर रहा है? बस भगत के वश में है भगवान। चलो आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की है, हम उसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकार की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की है। इन कार्यकर्ताओं में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। सच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ। हम लोग भी अगर एक एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, एक एक पेड़ की, सिर्फ अपने लिए एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अगर हम एक पीपल के पेड़ को चला लेते हैं ना, तो वो आपके 100 सालों को शुद्ध कर देगा। 100 साल की हवा आपके घर के लिए तो 100 साल के लिए वो जीवन दे देगा। मेरे गांव में, मेरे घर पर कितने पेड़ हैं? कम से कम 15 पेड़ हैं मेरे द्वार पर। 3 जामुन के पेड़ हैं, 3 नीम के पेड़ हैं, और फिर आम के पेड़ हैं, अमरूद का पेड़ है, और फिर दूसरे पे कम से कम 8 पेड़ हैं। तो कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा गांव में। इसीलिए तो अच्छा लगता है ना, इसीलिए तो अच्छा लगता है ना। शुद्ध हवा है वहां पर, शुद्ध भोजन है वहां पर, शुद्ध जल है वहां पर, सब शुद्ध है, तो वहां जीवन भी शुद्ध हो जाता है। शरीर जरूर काला पड़ जाएगा, लेकिन खिला खिला नजर आएगा, खिला खिला नजर आएगा। धूप जरूर आपके चेहरे को काला कर देगी, लेकिन खिली खिली चेहरा खिला खिला रहे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इस देश, इस विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, और हमें भी उसमें एक कदम बढ़ाना चाहिए। हमें भी एक कदम बढ़ाना चाहिए और हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण ही वास्तविक जीवन है, यही है जीवन।
और अगर इसको नहीं समझ पाए तो हम कुछ नहीं समझ पाए। जाओ, मुक्ति आज ही मिलेगी आपको। चलो आगे सुनो। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधता पूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलन में शुमार किए जाते हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है कि व्यक्तिक और सामाजिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है। देखो, कुछ उदाहरण आपके सामने रखे जा रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशिया अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। 3 दशक मतलब 30 सालों से, ठीक है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। मतलब विकासशील देशों में आज भी वनों की कटाई बहुत तेजी से की जा रही है, जो कि बहुत ही बुरी बात है इस विश्व के पर्यावरण के लिए। भारत में भी बहुत बड़े स्तर पर कटाई की जा रही है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता, हमारे देश का न्यूज चैनल ये दिखाता ही नहीं है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मीडिया सबसे खराब है। जिस चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो चीज दिखाई ही नहीं जाती। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में नदी पर बात नहीं होती, नदियों पर बात नहीं होती, नदियों की स्वच्छता पर बात नहीं होती, हवा की स्वच्छता पर बात नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ किस पर? हिंदू मुस्लिम पर, हिंदू मुस्लिम पर। अरे यार, हिंदू मुस्लिम भी तभी रह पाओगे जब ये धरती बचेगी, नहीं कहां जाओगे रहने के लिए? हाँ, चांद पर भी पहुंचने के लिए आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, आपके पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी। अमेरिका भी इतने लोगों को नहीं ले जा सकता अपने ही देश के, अभी चांद पर रहने लायक स्थिति नहीं है। और मुझे नहीं लगता आने वाले 100 सालों में भी हो पाएगी। और 100 साल अगर हमने इस प्रकार से काम किया ना, जैसे आज हम कर रहे हैं, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। गर्मी में तापमान पता है कितना पहुंच जा रहा है आजकल? 50 के ऊपर पहुंच रहा है। खोल रही है धरती, कब फट जाए कोई पता नहीं है। और हम पेड़ काटने में मशरूफ है। काटो काटो पेड़ काटो चल रहा है अभियान। आप और हमारा भविष्य संकट में, मम्मी पापा का नहीं है अब, उनकी तो उम्र बीत गई, बीत गई उनकी उम्र। जो 40 पार कर गया ना, उसने अपने जीवन के 40% जी लिए। मैं 100 साल मान के चल रहा हूं हर व्यक्ति के जीवन को। 70 में भी निपट जाता है कोई, 60 में भी कोई निपट जाता है, 60 के बाद कोई निपटता है तो हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन 40 में कोई निपटता है तो दुख होता है, 30 में निपटता है तो बहुत होता है, बहुत होता है, अपार दुख होता है। 20 में निपटता है तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है, बहुत ही ज्यादा दुख होता है। 10 में तो चलो, अभी तो उसने जीवन के 10 ही साल देखे थे, तो कम होता है। लेकिन 20 साल का कोई निपटता है तो बहुत दुख होता है। नहीं, 20 साल पाला पोसा नहीं, वो अब एक नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है। समझ में? उससे लगाव एक अलग लेवल का होता है। हमारा लगाव तो 5 दिन में हो जाता है किसी से, हमें इंसान है हम, ठीक, लगाव की बात नहीं। उससे हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। समझ में? ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। एक माँ से पूछो जब उसका जवान बेटा मरता है तो वो ही बता सकती है, क्योंकि वो पालती है, वो पूछती है, तो उसे ही पता होता है कि क्या है उसका दुख, क्या है उसका दर्द। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, और उस दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं, ना मैं और ना आप, क्योंकि हम तो मम्मी पापा है ही नहीं, है ना। पिछले
दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ा है। बड़े बड़े वनों को काटा जा रहा है, सिर्फ किसके लिए? पैसा 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 पैसा। और इनको बचाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, सोचो सोचो। अपार पैसा, जितना आप कमा नहीं रहे उसका 100 गुना आपको खर्च करना पड़ेगा, 100 गुना। लेकिन इतना लंबा सोचता कौन है? अभी करंट सिचुएशन, हम खा लें, हमारा पेट फुल हो जाए, आने वाला भविष्य जाए भाड़ में। नेताजी तो ये सोच रहे हैं, नेताजी तो ये सोच रहे हैं। तो जब नेता आप मूर्ख चुनोगे ना, तो देश भी मूर्खता की तरफ ही जाएगा। आज आपके देश में कितनी पर्यावरण पर डिबेट हो रही है, आपके टीवी पर देखती हो कितनी होती है? नील बटा सन्नाटा। और सबसे बड़ा कारण है इस देश की जनता, क्योंकि इसको तो मसाला पसंद आता है, इसको तो बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस नहीं। देखो भाई, उस शो की इतनी टीआरपी है तो ऐसे तो नहीं है ना? हाँ, 13वां सीजन या 14वां सीजन चल रहा है ना उसका, है ना? देख लो, ज्यादा, उससे ज्यादा। तो उसकी टीआरपी इतनी है, तभी तो वो उसके 3 तरह के वैरायटी ऑफ शो आ चुके, 2 वैरायटी ऑफ शो आ चुके हैं ना। एक ओटीटी है, एक टीवी है, एक लाइव चलता है जियो। कैसे चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है? ये जनता की डिमांड है ना। इस जनता को पर्यावरण से कोई मतलब ही नहीं है। ठुमके की वीडियो देखो, डालो, अभी कितना जाएगी वो, उसका रेंज। और यही पर्यावरण पर बात करती हुई वीडियो डाल दो, कितनी जाएगी? ज्यादा ज्यादा 200 व्यू, 500 व्यू, 1000 व्यू, 2000 व्यू, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को। इंटरेस्ट तो ठुमके में है। अरे मान लो ठुमके, मर जाओगे, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। खनिज मतलब जो पृथ्वी में संसाधन है, जो मिनरल्स हैं, उनको निकालने की होड़ ने ही पृथ्वी को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। लेकिन खनिज उद्योग इतना आर्थिक तौर पर ताकतवर होता है कि वो बड़ी बड़ी सरकारों को हिला देता है। और आज वैश्वीकरण ने, अमेरिका ने वैश्वीकरण इसलिए नहीं कराया है कि उसे विश्व को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाना है, इसलिए नहीं। उसने वैश्वीकरण इसलिए कराया है जिससे कि वो हर देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूट सके और अपने जेब में पैसा डाल सके, इसलिए अमेरिका ने कराया है। इस बात को समझिए आप। वैश्वीकरण, अगला चैप्टर यही है, वैश्वीकरण है आपका। तो आप समझिए अमेरिका की मानसिकता को, आप समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अमेरिका की मानसिकता को, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझ में आई बात? अमेरिका की मानसिकता क्या है वैश्वीकरण के पीछे? आपके विकासशील देशों के बाजारों में घुसना, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को घुसाड़ना और वहां के प्राकृतिक संसाधनों को निकालना। कौन से प्राकृतिक संसाधन? खनिज संसाधनों, जो पृथ्वी में, जो उनके जंगलों में दबे पड़े हैं, उनको निकालकर उनका यूज करना ज्यादा से ज्यादा। अब भाई जहां कंपनी लगेगी वहीं का पानी भी यूज होगा, वहीं के लोग भी यूज होंगे, वहीं के रॉ मटेरियल्स भी यूज होंगे। तो देश किसका बर्बाद हो रहा है? आपका। जहां पर फैक्ट्री लगी है, जहां पर फैक्ट्री लगी है, और प्रॉफिट कौन कमा रहा है? जहां की कंपनी है। स्वाभाविक सी बात है। भारत में आईटीसी काम करती है। आईटीसी का नाम सुना है? क्लासमेट का नाम सुना है? क्लासमेट, हाँ सुना है? बिंगो टेढ़े मेढ़े, हेड एंड शोल्डर्स, नाम सुना है इनका?
तो ये सारे के सारे आईटीसी के ब्रांड्स हैं। और आईटीसी कहां की कंपनी है? अमेरिका। अमेरिका, समझ रहे हैं आप? पेड़ पेड़ कहां की काट के कॉपियां बनाई जा रही है? भारत की। फैक्ट्रियां कहां लगी हैं? भारत में। ह्यूमन रिसोर्स कहां का यूज हो रहा है? भारत का। लेकिन प्रॉफिट कौन कमा रहा है? आईटीसी अर्थात अमेरिका। बात समझ रहे हो? आप बात को समझ रहे हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन। आपके देश के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज योर टीचर्स नॉट टीच लाइक दैट। जैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए वैसे वो नहीं पढ़ा रहे हैं। बोलो वर्षा, जो बोल रही थी वो बोल दो, ठीक है? इसका एक अच्छा उदाहरण फिलीपींस है, जहां कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इस कंपनी का विरोध खुद इसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इस विरोध के पीछे पारमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावना काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी किया जा रहा है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे आंदोलनों में नदियों और नदी घाटियों के ज्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला, ऑस्ट्रेलिया में चला। यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्तित वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन और विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। अब बांध विरोधी आंदोलन भी हो रहे हैं। जैसे भारत में भी एक बड़े लंबे समय तक नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है ना गुजरात में, उसके खिलाफ चलाया गया था। ये हम आने वाली नेक्स्ट किताब में बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस चैप्टर को भी एनसीईआरटी ने हटा दिया है आपके टॉपिक से, 7वां चैप्टर है। अब एनसीईआरटी से पूछो ना क्यों हटा रही है ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर? क्या आपको आंदोलन का महत्व नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? इस देश में आपातकाल क्यों लगा, कभी सोचा आप लोगों ने? आंदोलन के कारण ही लगा। इंदिरा गांधी इतना खौफमयी हो जाती है कि उन्हें आपातकाल लगाना पड़ता है। वो जेपी की ताकत थी, जयप्रकाश नारायण की ताकत थी, उनके आंदोलन की ताकत थी। इस बात को समझिए आप लोग। आप भारत का भविष्य हैं। आप नहीं सवाल करेंगे तो कौन करेगा सवाल? इस देश की सरकार से, इस देश की जनता से पूछिए सवाल एक बार अपने आप से। आगे सुनिए। फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मैंने पहले ही आपको नाम ले लिया। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समान धर्मी है, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं। ये हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है, अगली क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक। और अगली क्लास में हम भू राजनीति को समझेंगे। भू संसाधन की राजनीति क्या है, संसाधनों की राजनीति क्या है, और इस राजनीति ने वैश्वीकरण को कैसे बढ़ावा दिया है, इस बात को भी हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आज की क्लास यही बाइंड अप करते हैं और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।